Welcome to my next class today regarding the use of gerund and infinitive. Yesterday, I just gave you a list of words which always take gerund form after them. So, I'll continue that and some more will also be explained to you in this class. So, be with me. अब देखिए, कल मैंने कुछ लिस्ट दी थी आपको कुछ सेंटेंसेस की, कुछ वर्ड्स की, जिनका क्या होता है कि बाद में क्या लगता है, इन्फिनिटिव नहीं बल्कि जेरेंड उनके बाद में होता है। जैसे हमने कहा था स्टॉप, जैसे मैं कहूं यहाँ पे ये हम कोई सब्जेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे वर्ब लिख लेते हैं और यहाँ पे जेरेंड लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट मैंने ही स्टॉप्ड टॉकिंग। देखो स्टॉप के बाद स्टॉप टू टॉक नहीं आएगा, स्टॉप टॉकिंग आएगा, स्टॉप राइटिंग आएगा, राइट। जैसे फिनिश शब्द है तो ही फिनिश्ड राइटिंग। ओके, जैसे हम बोले शी वेंट ऑन रीडिंग। देखो गो ऑन या वेंट ऑन उसका पास्ट हो गया, उसके बाद भी हम रीडिंग लगाएंगे, इन फॉर्म लगाएंगे। आई केप्ट ऑन, देख कीप ऑन के साथ भी आई केप्ट ऑन टॉकिंग, इन फॉर्म आएगी। सब आप देखते जाओ। फिर हम चलते हैं एंजॉय, आई एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। आप देखो एंजॉय के बाद भी इन फॉर्म आएगी। तो कल जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे थे, वर्ब फॉर्म्स लिखी थी, उनके बाद हमेशा जेरेंड आएगा और बाकी कुछ वर्ड्स बचते हैं तो वो आप अपनी प्रैक्टिस के साथ में लाइए। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो अब आपने देखा इनका यूज कैसे करना है। अब थोड़ा सा और आगे एडवांस स्टेज पे चल रहे हैं। देखिए हम आपको स्पेशल यूज करना बता रहे हैं जेरेंड और इन्फिनिटिव। We are specially talking about gerund and infinitive. gerund तो आपको पता ही है, वर्ब में ing लगा दो, infinitive to को बोला जाता है। That's all. तो एक शब्द है यहाँ पे he stopped talking. He stopped talking. और अगर कोई ऐसे कह दे he stopped to talk, तो क्या ये गलत हो गया? जो हमने अभी तक आपको बताया उसमें यही बताया कि स्टॉप के साथ इंग आएगा, माने ही स्टॉप टॉकिंग, ही स्टॉप टू फॉर्म नहीं आएगी। तो अब क्वेश्चन यही उठता है कि क्या अगर मैंने ये लिख दिया तो क्या गलत है? ही स्टॉप टॉकिंग तो ठीक है, मैंने कह दिया, लेकिन अगर मैं कहता हूं ही स्टॉप टू टॉक, क्या है गलत है? देखो अंग्रेजी में एक बात मैं बता दूं, क्योंकि इन चीजों के द्वारा मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लेवल पे भी ले जाना चाहता हूं। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू मेक द फाउंडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। वंस योर फाउंडेशन इज स्ट्रांग एंड यू आर वेल फैमिलियर विद द वर्ड्स that you can use to build up the big mansion of English speaking, you must be well acquainted with the uses of these things. So in English, one rule becomes exception to another thing. इंग्लिश का एक रूल जो है दूसरी चीज के लिए एक्सेप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया स्टॉप टॉकिंग और यहाँ बताया स्टॉप टू टॉक, और एक बार मैंने बताया कि ये सही है और ये गलत है, लेकिन गलत नहीं कहूंगा। मैंने अंग्रेजी में पहले भी कहा था कि सेंस अंडरस्टैंड करना है। अगर सेंस समझ में आ गया तो कोई टेंशन नहीं होंगे आप, नहीं तो फिर टेंशन ही टेंशन में रहोगे। तो ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है अगर इस रूप में यूज होता है, क्योंकि रूप तो ये है इसका, लेकिन अगर इस रूप में यूज होता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। बस समझ लो, हमारा मीनिंग बदल जाएगा। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? उसने ही स्टॉप टॉकिंग का मतलब सीधा सा है बात बंद कर दी, इसने बात बंद कर दी। और यहाँ पे स्टॉप टॉक वो रुका। टू से पर्पस पता लग गया ना, टू लगाने से या फॉर लगाने से पर्पस पता लगता है। पीछे मैंने बताया था कल की क्लास में, टू और फॉर
पर्पस बताता है। तो इसका मतलब यहाँ टॉक पर्पस बन गया हमारा। तो ही स्टॉप टू टॉक, वह बात करने के लिए रुका, और वो बात करते करते रुका। जमीन आसमान का फर्क है, बात करने के लिए रुका और बात करते करते रुका। तो ही स्टॉप टू टॉक का मतलब वो बात करने के लिए रुका। आई स्टॉप टू टॉक टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बातचीत करने के लिए रुका। आई जस्ट स्टॉप टू टॉक टू माई मॉम, मैं बात करने के लिए रुका। और किसी को बोलता हूं मैं कमांड कर, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप राइटिंग, दैट इज करेक्ट। ओके, तो अब आप देखो सेंस में फर्क है। तो आगे और चलते हैं। आई रिमेंबर डूइंग दिस, आई रिमेंबर डूइंग दिस। देखो ये जेरेंट है, यहां पे ये भी जेरेंट था। मुझे क्या याद है, देखो आई रिमेंबर डूइंग दिस का मतलब क्या है, मुझे याद है कि ये कभी मैंने किया है। और आई रिमेंबर्ड टू डू दिस, अगर मैं ऐसा बनाता हूं, आई रिमेंबर्ड टू डू दिस, अब इसका मतलब क्या हो गया भैया, याद करके मैंने इस काम को किया। आई रिमेंबर्ड टू डू दिस, मुझे याद था कि मुझे ये काम करना है। देखो पर्पस अलग हो गया, एकदम से मीनिंग चेंज हो गया है। तो उसी तरह से आई फॉरगेट डूइंग दिस, मैं अगर ये सेंटेंस बनाऊं, आई फॉरगेट डूइंग दिस, और अगर मैं लिखूं आई फॉरगॉट टू डू दिस, देखो आई फॉरगेट डूइंग दिस, इसका मतलब मैंने इस काम को नहीं किया है, मैं भूल गया। मतलब ये काम मुझे करना था लेकिन मैं भूल गया, याद नहीं रहा मुझे, तो सीधा बोल दिया आपने फॉरगेट डूइंग दिस। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि फॉरगेट टू डू दिस, तो वह इस काम को करना भूल गया। आई फॉरगॉट टू डू दिस, आई फॉरगेट डूइंग दिस, इसमें फर्क क्या आया आपकी समझ में? इसका मतलब यह है कि मुझे याद नहीं था, मेरे दिमाग से उतर गई बात, फॉरगेट हो गया। और यहाँ पे आई फॉरगॉट टू डू दिस, इसका मतलब है इस काम को करना भूल गया, यानी कि सब कुछ स्मृति से ही निकल गया, मैंने करना ही भूल गया, बाकी और चीज थी दिमाग में। तो थोड़ा सा सिचुएशन का फर्क आ रहा है, सेंस का फर्क आ रहा है सब सेंटेंसेस में। आगे एक और बना लेते हैं। आई रिग्रेट नॉट हैविंग डन दिस बिफोर, आई रिग्रेट नॉट हैविंग डन दिस बिफोर, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पछतावा है कि मैंने इस काम को पहले क्यों नहीं किया। आई रिग्रेट नॉट हैविंग डन दिस बिफोर। और एक मैं कह रहा हूं आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, देखो रिग्रेट के बाद ही मैंने पहले कहा था ना कि टू नहीं आता, लेकिन यहां हमने टू लगा दिया है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, मैंने आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें ये बताने में मुझे दुख हो रहा है, ये मतलब है मुझे तुम्हें ये बात बताने में दुख हो रहा है। बोलो ठीक है, ठीक है। फिर जो ही इज बिगिनिंग टू स्मोक, ही इज बिगिनिंग टू स्मोक, इसका मतलब उसने धूम्रपान शुरू कर दिया है। और ही बिगैन टू स्मोक, अगर मैं ऐसे बोलूं ही बिगैन टू स्मोक, तो इसका मतलब यह है उसने धूम्रपान करने लगा। एक तो शुरू कर दिया है और एक शुरू करने लगा, थोड़ा सा टेंस बदल दिया, तो इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा यह है कि इन्फिनेटिव और जेरेंट के यूज से मीनिंग में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एक चीज बताने का मतलब ये नहीं कि दूसरा रूल गलत है। जैसे कि हमने आपको बताया कि एडवाइस का मतलब एडवाइस के साथ प्लूरल नहीं होता, एडवाइसेस नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए तो गलत नहीं होगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एडवाइसेस बोलेंगे तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन हो जाता है, राइट। उसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे नाउन्स हैं जो कि यूज सिंगुलर में होते हैं, अगर प्लूरल हो जाए तो मीनिंग उनका बदल जाता है। जैसे आयरन है,
मटेरियल नाउन है, प्लूरल में यूज नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए तो उनका मीनिंग बदल जाता है। आयरन है आयरन, आयरन तो मेटल ही हो गया, आयरन बेड़ियां हो गई। तो इस तरह से आपने इसको समझना है। तो अब आप देखो जेरेंट और इन्फिनिटिव के यूज में कितना फर्क है। जेरेंट से नाउन कैसे बनता है, उसको प्योर नाउन कैसे बनाया जाता है, द और ऑफ जेरेंट के आगे लगा दो तो प्योर नाउन बन जाएगा। और टू और फॉर का यूज भी हमने कल की क्लास में बता दिया था। इफ देयर इज स्टिल एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन by the time we meet in the next class, goodbye, and don't forget to comment anything that you think is difficult for me, and also subscribe to my channel, like and share with thanks.